प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके थे इसके पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के और हम लोग पहुंचने वाले क्वेश्चन नंबर 23 तक, चूँकि इस पीडीएफ में बस यहीं तक का प्रश्न लगाया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास हो सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इतने जितने प्रश्न हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, यह सभी प्रश्न दोबारा अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो ये कभी गलत नहीं होंगे, इस बात की पूरी मैं गारंटी लेता हूँ। बस आपको ध्यान से उन प्रश्नों को सुनना है और उसके आंसर को समझने का प्रयास करना है। अब आपके सामने जो चीज़ें यहाँ पे रखी गई, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में रखा गया, क्या रखा गया देखिए, कह रहा द डिफिशियंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट में रिजल्ट टू पुअर ब्लड क्लॉटिंग। कह रहा है कि वह कौन सा सूक्ष्म पदार्थ है यानी पोषक तत्व है जिसके कमी के कारण ब्लड क्लॉटिंग सब्सिक्वेंट ब्लडिंग नहीं होती, यानी ब्लड क्लॉटिंग अच्छी तरह से नहीं होती है। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है जो है, इसका आंसर गलत लगा भाई। इसमें विटामिन ए है, विटामिन B12 है, उसके बाद के है और विटामिन जो है B1 है। तो इसका आंसर जो होगा वो विटामिन के होगा। बहरहाल हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। उसका आंसर वहाँ पे गलत आंसर लग गया है, आंसर विटामिन के होगा। ठीक है, विटामिन के की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए, पहले विटामिन है जो हमारे सामने दी गई, विटामिन ए। आप जानते हैं विटामिन दो प्रकार की होती है, एक होती है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरी होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। एक सेकेंड रुकिए, फिर से, एक को कहते हैं जल में घुलनशील और एक को कहते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन होती है बी और सी, और वसा में घुलनशील होती है ए, डी, ई और के, एडिक। तो ये चार विटामिन जो हैं वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3, B4, B6, हमने आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपसे विटामिन के पूरे नामनक्लेचर करा दिया। विटामिन का एक PDF भी हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। देखिए अब यहाँ पे कह रहा विटामिन ए, इसका नाम रेटिनॉल है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये भी कई बार पूछा गया। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, और ये लॉस ऑफ विजन यानी ब्लाइंडनेस यानी नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार होता है। और किस में मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, और किस में मिलता है? मिल्क में मिलता है, और किस में मिलता है? एग में मिलता है, और किस में मिलता है? कॉड लिवर ऑयल में इसके न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी ये विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, और ये किस में पाया जाता है? बीक मसल से, चावल में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स में पाई जाती है। इसकी वजह से मसल्स कमजोर हो जाती हैं और वेट लॉस होता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। यह भी आपका महत्वपूर्ण है। वहीं पे विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक नेम इसका राइबोफ्लेविन होता है। और पुअर डाइट, ये आपकी डाइट को कमजोर रखता है, माउथ सोर यानी माउथ में छाले पड़ जाते हैं, और इसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ये इसका जो है एक बीमारी। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B3 जिसका नाम नियासिन है, नियासिन डायरिया और डर्मेटिक्स यानी जो पेलाग्रा होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद विटामिन B5, इसे पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, और ये पेंटोथेनिक कई बार पूछा जाता है कि किसके नाम के आगे एसिड है, तो आप विटामिन B5 को याद रखिए। विटामिन सी में भी एसिड आता है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, अभी आएगा। ये देखिए विटामिन सी में भी एसिड है। तो ये विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड है, और ये क्या करता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कार्य करता है, यानी ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, तो पेरिस्थीसिया कहते हैं इसे। और उसके बाद विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। लो नंबर और लैक ऑफ द आरबीसी की मात्रा घट जाती है, इसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 जिसे बायोटीन कहते हैं, बायोटीन रेड एंड इची स्किन हो जाती है, डर्मेटिक्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन B6 फोलिक एसिड कहते हैं, और ये आरबीसी मरने लगती है बोन मैरो में, और इसे क्या कहते हैं? मेलेगोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया ही मेन याद रखिए, एनीमिया हो जाता है इससे, खून की कमी, मतलब आरबीसी की कमी, आरबीसी में आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन बहुत एबनॉर्मल हो जाता है, और इसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, और इसे स्कर्बी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी, यह सनलाइट में
सनलाइट से बॉडी में संश्लेषित होता है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और ये रिकेट्स के जिम्मेदार होता है। वहीं पे विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं और ये जो है किसके लिए जिम्मेदार होता है, एनीमिया के लिए जिम्मेदारीदार होता है, साथ में रिप्रोडक्शन के लिए भी ये जिम्मेदार होता है, रिप्रोडक्टिव क्षमता को बढ़ाता है। वहीं पे विटामिन के फेल्योक्विनोन के नाम से जाना जाता है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो यही प्रश्न हमसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है क्या कि कह रहा है कि द डिफिशियंसी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी में पुअर ब्लड क्लॉटिंग अच्छी तरह से नहीं होती, तो उसका आंसर होगा ये जो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई कहें तुम नहीं चल रहे, विटामिन के जो है आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और क्वेश्चन नंबर आज का जो सेकंड है वो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पौधे का वह कौन सा हिस्सा है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। प्लांट का जो पार्ट होता है, प्लांट के पार्ट को हम लोग ऐसे बांट सकते हैं, रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों को, रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों भाग को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और जो फ्लावर होता है वो सेक्सुअल बॉडी पार्ट होता है फ्लावर का। फ्लावर जो है प्लांट का सेक्सुअल बॉडी पार्ट होता है। अब जो वेजिटेटिव पार्ट होगा, अगर उन्हीं पार्ट की सहायता से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जैसे बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो यानी कि गंजी को हम लोग उसके जड़ की वजह से लगाते हैं, परवल उसके जड़ से लगाया जाता है, तो अर्थात ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। स्टेम, आलू स्टेम है, जो आपकी प्याज है वह भी स्टेम है, जो आपका ये क्या नाम है, प्याज को दो तरह से लगाते हैं, प्याज का सागा बनाते हैं तो उसके स्टेम को, वही जो बल्ब है उसको लगा देते हैं, प्याज का सागा तैयार हो जाता है। लहसुन का जो जवा होता है उसे भी लगा देते हैं तो क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। आलू ट्यूबर जो है, आलू क्या है, वह भी एक प्रकार का तना है, मॉडिफाइड तना है, उससे भी नए पौधे का जन्म कर लेते हैं। पत्तियों में ब्रायोफिलम आता है, ब्रायोफिलम से नए पौधे का जन्म हो जाता है। अर्थात ये जो वेजिटेटिव पार्ट है नए नए पौधे के जन्म के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन में कर देते हैं, तो इन्हीं से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन होगा, स्टेम, फ्लावर, रूट। तो फ्लावर तो सेक्सुअल पार्ट हो गया और ये पूछ रहा है ए सेक्सुअल वाला यानी वेजिटेटिव वाला, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन में आते हैं स्टेम, लीव्स, फ्लावर, तो इसमें फिर फ्लावर आ गया यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं नंबर 3 पे, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट हैं और यही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पांसिबल होंगे। उसके बाद लास्ट वाले में फिर फ्लावर है, यानी यहाँ पे अगर फ्लावर को निकाल दें तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, इजिली सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखिए उसका यहाँ कुछ पार्ट लगाए गए हैं। अच्छा मैंने ये नहीं दिखाया आपको, ये देखिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे लगाए गए, जैसे रूट प्रोपेगेशन में किसका एग्जांपल रखा गया है, स्वीट पोटैटो का। किसका रखा गया, स्वीट पोटैटो का। नए पौधे बन जा रहे हैं, स्वीट पोटैटो की जड़ लगाते हैं और नए पौधे का निर्माण हो जा रहा है। ठीक है, नए पौधे का क्या हो जा रहा है, निर्माण हो जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एडेप्टेशन ही है। क्या है, एक प्रकार का एडेप्टेशन ही है। उसके बाद जिंजर क्या है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अदरक जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और देखिए एडवेंटिशियस, यहाँ पे बर्ड्स आती हैं, एडवेंटिशियस रूट निकल रही हैं और इसको जब हम लोग प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग के बाद ये बन करके नए पौधे का निर्माण कर लेता है। आलू ये भी क्या है, ट्यूबर है और यह ट्यूबर जो है किसके बना हुआ है, यह भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। आई होता है, आपने देखा होगा, आँख कहते हैं, तो इसी को जर्मिनेटिंग बड भी कह सकते हैं और यही जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण कर लेता है। पत्ती में ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम की पत्तियों से नए नए बल्ब बनते हैं और नीचे गिरते हैं, नए नए पौधे जन्म कर लेते हैं। ये देखिए प्याज है, प्याज को जो मैं बता रहा था बल्ब, ओनियन का जो हिस्सा होता है, आप देखे होंगे अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में प्याज जर्मिनेट करने लगती हैं और अंकुरित होने वाली प्याज अब खाने योग्य नहीं रह जाती हैं, तो यहाँ पे एक जल्दी बड बन जाती है और ये जो है कैसा रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वहीं पे आगजेलिस मतलब दो घास कहते हैं, दो तरह का होता है। एक घास होती है जो क्रीपर होती रेंगती है और एक मोथा होता है जो सीधा खड़ा रहता है। आप लोग जानते हो, जो गाँव के होंगे वो लोग जानते होंगे। ठीक है, तो जो आगजेलिस होती है वह भी देखिए उसके जो बड होते हैं, तना होता है, ये तना, इसमें गांठें बंद नहीं होती, इसी गांठों से नए नए पौधे का विकास हो जाता है। तो यह भी आपका आंसर सही। वहीं पे अगर आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ देखिए मिंट, पुदीना में देखे होंगे किसी तरह का आपका रिप्रोडक्शन होता है। ये सभी रिप्रोडक्शन के जो एग्जाम्पल्स दिए गए ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हैं। आई होप कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, आंसर बताइए। चलिए,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। और 17 नंबर हो गया, हाँ 18 पाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन फिश। मछली के हृदय के चक्र के अनुसार कौन सा यहाँ पे आपका सही है, ये आंसर आपको बताना है। मछली के हृदय के चक्र के अनुसार आपको बताना कौन सा आंसर आपका सही है। कह रहा ए 4 चैम्बर हार्ट विथ 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे 4 चैम्बर का हृदय पाया जाता है, तो ये बात गलत है। मछलियों में 2 चैम्बर का हृदय पाया जाता है, तो पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए। एम्फीबिया में 3 चैम्बर का पाया जाता है, रेप्टिलिया में 3 चैम्बर का पाया जाता है, लेकिन रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का पाया जाता है। पक्षी वर्ग में एप्स में जो है 4 चैम्बर के पाए जाते हैं, और मैमल्स में 4 चैम्बर का हृदय पाया जाता है। तो मछलियों में 2 चैम्बर का। तो अब देखिए 4 चैम्बर यहाँ है, 4 चैम्बर यहाँ, 4 चैम्बर यहाँ, इस अब 2 चैम्बर, ये बात सही हो गई, जिसमें 1 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होते हैं। 1 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो कुछ रिस्पायरेटरी यूनिट्स दी गई हैं, तो ये तो अगले प्रश्न का आंसर हो सकता है। हाँ, तो ये देखिए अगला प्रश्न अभी पढ़ेंगे। और ये प्रश्न कब पूछा गया, 2023 में पूछा गया। 3/2/2023 के प्रश्न पूछा गया था। कह रहा पिक द ऑड वन आउट ऑफ द बेसिस रिस्पायरेटरी आर्गन। रिस्पायरेटरी आर्गन के आधार पे इन्हें क्या करना है, हमें अलग करना है। कैसे अलग करना देखते हैं, पहले रिस्पायरेटरी आर्गन से देख लेते हैं। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी प्रोटिस्टा का मेंबर, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, डाइनोफ्लेजिलेटा है, ऐसे कोई मेंबर्स हैं, तो उनमें जो है रिस्पायरेशन कहाँ से होता है, बॉडी सरफेस से या सेल सरफेस से होता है। हाइड्रा हो या जो है टेप वार्म हो, उसमें किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन से ही होता है। अर्थवार्म हो तो उसकी जो स्किन होती है नम स्किन से होता है, नम बॉडी सतह से होता है, ठीक है। मछलियों में और एक है टेलिपा, मछलियों में जो है किससे होता है, गिल से होता है। वहीं पे आर्थ्रोपोडा एंड इंसेक्ट में किससे होता है, ट्रैकियल सिस्टम से होता है। आर्केनिड्स यानी स्पाइडर्स में बुक लंग से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्केनिड्स यानी किसमें, स्पाइडर में किससे होता है, बुक लंग से होता है। टेडपोल में गिल से होता है। रेप्टिलिया और लिजार्ड्स में लंग से होता है। एम्फीबियन एंड टेडपोल्स में माउथ से, स्किन से एंड लंग से होता है। मैमल्स में लंग से होता है। फ्लावरिंग प्लांट में स्टोमेटा एंड लेंटिसेल से रिस्पायरेशन होता है। किससे होता है, स्टोमेटा और लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या होती है, जो पुराने पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाए जाते हैं, और ये रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। जब पतझड़ हो जाती है तो श्वसन का कार्य जो है लेंटिसेल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रासोपर में ठीक है, काकरोच, आंट, और कह रहा है हमें अलग ढूंढना है, तो स्नेल आपका यहाँ पे अलग आंसर हो जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ सीवेज। सीवेज मतलब नाले, नाले में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो होती हैं उसको क्या करना है, आपको बताना है कौन सा। यूरिया, फास्फोरस, पेस्टिसाइड्स, वेजिटेबल्स वेस्ट, ठीक है। अब पहले देखते हैं, यहाँ पे 2 टॉपिक समझते हैं। साइंस में आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन का है, देखिए ध्यान से पढ़िए, मैं बता रहा हूँ पढ़ के। 2 सब्सटेंस हैं, आप खेतों में ऐड करते हैं। क्लास 8 में पहला चैप्टर जो साइंस में दिया गया है उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में दिया गया। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, फर्टिलाइजर जो आप जानते हैं कि लैब में बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जो आपको ट्रिक करना है मैं वहीं बता रहा हूँ, ध्यान से एक एक शब्दों को समझिए। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जबकि जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। दूसरा, फर्टिलाइजर जो है वो माइक्रोब्स नॉट नीडेड, इसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिम्स की आवश्यकता होती है। इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और इसे क्रॉप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना और अप्लाई करना, ये तीनों डिफ़िकल्ट होता है, चूँकि ये गोबर की खाद जो होती है ये जो है कैसे होती हैं, गीली होती हैं, तो ये थोड़ा कठिन होता है इसकी तुलना में, और ये दानेदार होते हैं। डू नॉट स्टोर्ड सॉइल टेक्सचर, इसे मिट्टी के साथ स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसे मिट्टी के साथ रिस्टोर कर सकते हैं। दे डू नॉट हेल्प इन द रिटेंस ऑफ द वाटर, ये वाटर को भी धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो मेन जो आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो फर्टिलाइजर होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, और जो मैन्योर होता है ऑर्गेनिक होता है। फर्टिलाइजर में माइक्रोब्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि मैन्योर बनाने में माइक्रोब्स की आवश्यकता
पड़ती है। ठीक है, तो आगे बढ़ें, आगे बढ़िए। इसमें कौन होता है आपका पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए यूज होने वाला जो, अब देखिए यूरिया, यूरिया क्या हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फास्फोरस, ये भी आपका इनऑर्गेनिक हो गया। पेस्टिसाइड्स ये भी इनऑर्गेनिक, वेजिटेबल वेस्ट, अच्छा ये तो मैन्योर हो जाएगा। तो इसमें क्या बताना, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ सीवेज, तो इसके हिसाब से आपका सबसे आसान कौन होगा, पेस्टिसाइड्स हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ आते हैं, ये देखिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा सही है आपको ये बताना है। कह रहा देखिए पहले, द टू प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पौधे होने जरूरी हैं। दूसरा कह रहा है वन इंसेक्ट्स आर एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन, इंसेक्ट जो होता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हो सकता है। तीसरा फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, ये भी हो गया। प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम द सीड, प्लांट जो है वो सीड प्राप्त करते हैं। अब आपका बताइए सही कौन है। तो इसके लिए कहा गया है कि क्या बताना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है कि टू प्लांट्स आर इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जरूरी नहीं है। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, स्व पॉलिनेशन हो जाता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। वन इंसेक्ट आर एजेंट फॉर पॉलिनेशन, सिर्फ इंसेक्ट ही एजेंट पॉलिनेशन का नहीं हो सकता, और भी एनिमल्स होते हैं, और भी हवा है, पानी, ये भी इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होता है, ये बात तो एकदम 100% सही है। फिर कह रहा प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, प्लांट से सीड प्राप्त किया जाता है, ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन सी और डी सही हो जाएगा। इधर हम लोग एक नज़र डालते हैं पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में या तो सेम फ्लावर में हो तो ऑटोगैमी कहते हैं, या सेम फ्लावर विथ डिफरेंट जो है फ्लावर पे, सेम प्लांट विथ डिफरेंट फ्लावर, एक ही पौधे में दूसरे फूल के साथ करेगा तो उसे क्या कहते हैं, जेटनोगैमी कहते हैं। उसके बाद कहता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके दो एजेंट हो सकते हैं, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं। जो एबायोटिक होते हैं इसमें विंड पॉलिनेशन एनिमोफिली कहा जाता है, और वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली कहा जाता है। जो बायोटिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे स्नेल्स हो सकती हैं, स्नेल्स में को क्या कहते हैं, मलाइकोफिली कहते हैं। इंसेक्ट को एंडेमोफिली कहते हैं, बर्ड्स के ऑर्निथोफिली कहते हैं, और बैट को चेरेप्ट्रोफिली कहते हैं। और वहीं पे अदर अगर कोई एनिमल होता तो उसे जूफिली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। आज के सेशन में 23 क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन 23 है, 22 पे हम लोग हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, 25 मिनट तक जाते जाते कंप्लीट हो जाएगा, भरोसा रखिए। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डरिंग, करेक्ट ऑर्डर के साथ इस स्टेटमेंट को सही करिए। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे गए हैं। देखिए कह रहा है यूरिन स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर, ये बात तो सही है। इट पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक, दूसरा कह रहा है यूरेटर्स कैरी यूरिन टू द प्राइमरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और थर्ड कह रहा है यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, और ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस रीच किडनी फॉर फर्टिलाइजेशन फिल्ट्रेशन। फिर कह रहा है वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर इज फिल्टर्ड आउट एज यूरिन इन द किडनी। अब इसका जो ऑप्शन होगा उसे सेट करना है, और सेट करेंगे सबसे पहले करेंगे कि ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस रीच किडनी। पहले गंदे ब्लड को जिसमें लाभदायक और हानिकारक दोनों तत्व हैं उसे किडनी तक पहुंचाया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब किडनी में पहुंचता है तो वहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे दिया जाता है, और हार्मफुल सब्सटेंस को आगे बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है जो यूरिनरी ब्लैडर होगा वो यूरिन को स्टोर कर लेता है, और फिर यूरेथ्रा तो यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा DCEBA। तो ये आपको याद रखना होगा, ये क्रम है इसका। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर का पूरा सिस्टम यहाँ पे किडनी का दिया गया है। आगे आइए,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन इन आर्टरीज। कह रहा है आर्टरीज में ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। दूसरा कह रहा है आर्टरीज है वाल्व्स, आर्टरीज में वाल्व्स पाई जाती हैं। बोथ ए एंड यस आर ट्रू। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है कह रहा है कि जो है ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन इन आर्टरी, ये बात तो सही है और ऐसा इसलिए होता है कि आर्टरीज में बाल्ब नहीं पाई जाती। तो आपका यस 1 सही है और यस 2 गलत है। ये आपका पूरा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है, इसके बारे में हम लोग कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये पहला हमारा हिस्सा ख़त्म हुआ जो हमने बना रखा था आपका। तो ये आने वाले दिनों में आपको इस तरह की क्लासेस और मिलती रहेंगी। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।